अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना। प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि हमारी आवाज़ आपकी समातों से जब टकराए तब तक अल्लाह ताला आप पे बेशुमार अपनी रहमत अता फरमाए। आपके लिए दिन बहुत खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, किस तरह डिस्प्ले दिया, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, एक नज़र डालते हैं। गैस बहरान से निपटने के लिए वफाकी काबीना के फैसले, पंजाब काबीना की यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम की मंजूरी और डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस शिरकत के लिए अमेरिका का पाकिस्तान से राब्ता आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर छाया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं। गैस खत्म, सस्ती नहीं मिलेगी, पैदावार सालाना 9% कम, 1950 के बाद कोई बड़ा जखीरा नहीं मिला, हुकूमत। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर को कुछ इस अंदाज से पेश किया। गैस खत्म होने वाली, सस्ती खरीदने वाले आदतें बदलें, काबीना इजलास, वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग। रोजनामा पाकिस्तान ने पंजाब काबीना इजलास के फैसलों को अहमियत दी। पंजाब काबीना का इजलास, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद की मंजूरी, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का जनवरी में आगाज। रोजनामा नई बात की सुर्खी भी पंजाब काबीना से मुताल्लिक है। पंजाब काबीना हेल्थ कार्ड इजरा, प्राइस कंट्रोल के लिए 1970 का एक्ट अपनाने की मंजूरी। रोजनामा एक्सप्रेस ने पाक अमेरिका राब्ते को नुमाया तौर पर शाया किया। डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत, पाकिस्तान का अमेरिका को मनाने के लिए राब्ता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान रोजनामा दुनिया की सुर्खी की जीनत बना। मयारी तालीम से सेहतमंद माशरा तश्कील पा रहा है, सदर मुमलिकत। द नेशन की लीड स्टोरी है, गैस शॉर्टेज टू वर्जन इन कमिंग ईयर्स वार्न्स फवाद। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट टेल्स ईसीपी टू गो फास्ट ऑन ईवीएम्स। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, Government hails ECP's move to use EVMs for Islamabad LG polls. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, पाकिस्तान सीक्स टू रीअश्योर यूएस आफ्टर स्कीपिंग समिट। द न्यूज ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान को फ्रंट पेज पर कवर किया। गैस डेप्लिटिंग, नो मोर चीपर सप्लाईज फवाद। अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। आज के प्रोग्राम का रनडाउन क्या है, ज़रा आपसे शेयर करते हैं। मुस्लिम लीग नून में वजारत उज़्मा की दौड़ और सियासी हिकमत अमली पर तकसीम। पीपल्स पार्टी का सिंध कार्ड खेलने की कोशिश। अमेरिका दुनिया को सर्द जंग में धकेले, न पाकिस्तान को आजमाइश में डाले, शाह महमूद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया है, तालिबान से अपील, और रोजनामा नवाए वक्त में नुसरत जावेद साहब का कालम है, आइंदा इलेक्शन में नून लीग में वजीर आजम की तलाश, और टॉप ट्रेंड है शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इतना हिंद सिंध के इलेक्शन और ये और चीज़ सेनेट और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और ब्ला ब्ला पूरे इलेक्शन करते हैं डिस्कस, तो आपके अपने इलेक्शन भी आ रहे हैं ना क्लब के, उसके बारे में कोई रोशनी डालें। इसमें बड़े लोगों को कुछ पता नहीं होता। और देखिए क्लब के जो 2000 वोटर हैं, 3000 वोटर हैं, वो समझें कि एक वोटर 1 लाख का है, क्योंकि वो सबको अपना सियासतदानों को सबको नचाता है। अब उनके इलेक्शन है, कुछ हमें एनलाइटेड करें लोगों को कि वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है। देखिए जी, क्यों कराते हैं आप इलेक्शन? मेरी तो जो रोशनी है ना, मेरी टार्च हैं आप। मैं तो आपको से पूछता हूँ वहाँ क्या है, लेकिन जो सूरत हाल हुई हुई है, और इस समय 4 ग्रुप मैदान में आ गए। जर्नलिस्ट से भी हैं, प्रोग्रेसिव से भी हैं, फिर वो एक फ्रेंड्स ग्रुप और प्रोग्रेसिव मेरे ख्याल मर्ज कर गए आपस में, और फिर एक नया तीसरा ग्रुप भी सामने आ गया। तो ये अभी वहाँ खिचड़ी पक रही है, और आप जैसे जो पहलवान वहाँ पे मौजूद हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और इलेक्शन से पहले पहले बड़े जोड़ तोड़ देखने में आएंगे। लेकिन एक खालिद साहब हेल्दी एक्टिविटी है इलेक्शन। और जो 4 ग्रुप है ना राना साहब जी, आखिर में 1 to 1 नहीं हो जाएंगे। 1 to 1 हो जाएंगे कि मुकाबला जो है 2 ग्रुपों लेकिन में मैं खालिद देखें, जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव और जो फ्रेंड्स मिल गए, वो ये 2 तो विड्रॉ नहीं करेंगे। तीसरा जो है ग्रुप, वो हो सकता है कि वो विड्रॉ कर जाए या वो किसी तरह किसी में मर्ज हो जाए। अभी टाइम है ना, अभी कागजात नामजदगी जमा होने हैं, उसके बाद विड्रॉल्स होनी है, इस तरह जोड़ तोड़ हो गए, एडजस्टमेंटें होंगी। अभी ये अमल जो है ना, अच्छा, ये जो जोड़ तोड़ है ना, ये प्रेस क्लब में तो चल रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में भी बड़ा चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि वजीर आजम कौन होगा मुस्लिम लीग का। तो ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार चांद के ऊपर मेरा कॉर्नर का प्लाट होगा, तो आप कहें नहीं जी नहीं मैं तो नहीं दूंगा। भाई हम चांद पे जाएंगे तो प्लाट मिलेगा।
आप जब जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे तो आपको वजारतें उसमें मिलेगी, लेकिन वो गालिब साहब का शेर है ना कि ना सही वसल तो हसरत ही सही। ये राणा साहब, ये जोड़ तोड़ जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें तो हमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भारी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जोड़ तोड़ लंदन में नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द होता है, वहाँ पर हमें लगता है कि मरियम नवाज ज़्यादा हमें राणा साहब ये जो मजबूत नजर प्रेस आती क्लब के इलेक्शन की बात की है ना, इसकी खूबसूरती ये है कि चाहे मार्शल्ला हो, आंधी हो, बरसात हो, जो मर्जी हो, चाहे जमहूरी द्वार में होता है, कभी इलेक्शन रुका नहीं। हाँ, बड़ी बात है। हर साल जिस तरह बार के इलेक्शन होते हैं, ये भी ये तारीख है कि क्लब की कि वहाँ पे कभी इलेक्शन नहीं रुका। और है। आपकी साहब, ये जो प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसकी जो इलेक्शन कमेटी है उसके में भी शामिल हैं, तो क्या इसको भी ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं करवाना चाहिए? उसमें हमने रब्ता किया था, लेकिन अभी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। सिबली फराज साहब की मिनिस्ट्री से रब्ता किया था हमने, अच्छा, और इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया था, फिर वो ये देते हैं, लाहौर बार को देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया हमें। ये हो जाता तो बहुत अच्छा था कि फौरी रिजल्ट आ जाता। चले, अब मेरा ख्याल है अगले साल उम्मीद है कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अंसार अब्बासी साहब की आज एक खबर है, वो कहते हैं नून लीग की वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, शहबाज शरीफ या शाहिद खाकान अब्बासी। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को क्लियरेंस ना मिली तो शाहिद खाकान दूसरी तरजीह होंगे, मरियम के पास वक्त है, वो इंतज़ार कर सकती हैं। क्लियरेंस कहाँ से मिलनी है? क्लियरेंस मिलनी है उन्हें वहाँ से, एक तो हमारी अदालतों से मिलनी है, जो कि नज़र आ रहा है कि वो उनके जो केसेस हैं, जो प्रमा फसाई नज़र आ रहा है कि वो इतने संगीन हो गए हैं कि उनके अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जो उन्हें मिलनी है क्लियरेंस, वहाँ से मिलनी है, लंदन से मिलनी है। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना क्लियरेंस की, कुछ लोगों का इशारा किसी और तरफ ही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट उन्हें क्लियरेंस दे, तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक इससे? और ये जो शहबाज शरीफ का नाम अचानक आया ना, सब उनके राग लाप रहे हैं, अब्बासी साहब भी और सारे दूसरे लोग भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी। असल में ये ना, ये हुबैल ही नहीं, बुग़्ज़ मुआविया में बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो, उसका जो फ्यूचर जो वो डामाडोल है, और वो अपना जो केसेस की वजह से अगर वो उन्हें हो गया तो वो सिर्फ खुश करने के लिए इसी तरह नाल आं। अच्छा, अब असल में ये प्लेयर जो है मेन मरियम ही होगी। अब मरियम, कल जो उसका बयान था ना अब्बासी साहब का, बड़ा बारीक बयान था कि मरियम नाहल है, मरियम अहल नहीं है, इसलिए हम शहबाज साहब को ला रहे हैं। अब असल में सारा जो आएगा ना मामला, सारा अब्बासी साहब पे आएगा, पूरा फाल अब्बासी साहब पे आएगा, लेकिन वो वाया बठिंडा आ रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। अब देखें चंद दिन बाद ये हो जाएगा कि भाई क्योंकि शहबाज साहब के केसेस हैं और उधर मियाँ साहब भी नहीं खुश हैं या मरियम नहीं खुश है, तो शहबाज को लेंगे। अगर शहबाज फ़र्ज़ करें, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर शहबाज साहब फ़र्ज़ करो उम्मीदवार हो जाते हैं और उनके केसेस का फैसला हो जाता है, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून लंगड़ी हो जाएगी ना। एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, इलेक्शन की अदालती कार्रवाई तो चलती रहती है। अदालती कार्रवाई तो किसी सियासत की, किसी इलेक्शन की, किसी हुकूमत की मोहताज नहीं है ना। मुझसे एक नून वाले कहते हैं, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं अगर इलेक्शन के दरमियान अब मियाँ साहब नाहल हो गए तो हमारा तो पूरा बयानी ही बैठ जाएगा, उससे बचने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मैं कहा आप डायरेक्ट कह देना अब्बासी साहब होंगे, कहते ना ये पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन के दरमियान या कहीं और इनके खिलाफ फैसला आ गया और हमारी कैंपेन पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे जो कैंडिडेट उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उनका अल्टीमेटली जो ये खाकान अब्बासी पे कुरा निकलेगा। तो लेकिन ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये एक शहबाज शरीफ को आउट करने के लिए ये भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर अदालती उससे बचने के लिए, मैंने कहा अभी तो अदालती फैसला आया ही नहीं, अभी से आपने ये बहस शुरू कर दी है। वो कहते हैं अगर आ गया तो फिर साढ़े पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, ये जो एक नई बहस छिड़ी है और इसमें बहुत सारे जो मीडिया ब्रिगेड के दोस्त भी शामिल हैं हमारे, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी कायम रखे। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, अल्लाह ताला उनको रोज़ी रोटी अगर इस तरह मिल रही है तो मिलती रहे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा इशू जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका इम्कान नहीं है, उसे छेड़ के बहरहाल एक माहौल तो बना लिया। देखिए, एक मुलाकात हुई है लंदन में सरदार याद सादिक साहब की और नवाज शरीफ साहब की। उसमें उन्होंने इन हाउस तब्दीलियों के हवाले से जो पॉसिबिलिटीज़ थी ना वो डिस्कस की, तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। एक खुर्शीद शाह फार्मूला भी गया। खुर्शीद शाह फार्मूला ये था कि जनाब अगर आप इन हाउस तब्दीली पर इतफाक़ कर लें, प्राइम मिनिस्टर बन जाए पीपल्स पार्टी का, तो 3 माह के अंदर अंदर फिर हम नए इलेक्शन का अनाउंस कर देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी पर भी अब नवाज शरीफ साहब उस तरह से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जैसे माजी में किया करते।
असल में बात यह है कि इन हाउस तब्दीली का जो शोशा था वो पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था, ताकि पीएमएलएन उनको सपोर्ट करे, तो अगर कोई तब्दीली आए तो उसमें हम आगे आ जाएं और हम अपने लिए कोई सियासी रास्ता तलाश करें। उसके भी इम्कानात ख़त्म है। उसके बाद आप ये देखिए, जो मीडिया ब्रिगेड है, जो 4-5 जर्नलिस्ट लंदन में जाके मिले हैं नवाज शरीफ साहब से, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बज़द है, वो नहीं मान रहे, इस्टेब्लिशमेंट उनकी मिन्नतें कर रही है। अच्छा, अब वो मिन्नतें क्या कर रही है कि जी कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी शराइत पे, अब वो शराइत क्या है? मरियम नवाज। अच्छा, अब वो मरियम नवाज के ऊपर, अब मरियम नवाज तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती 2023 का, वो ये चाहते हैं कि जी मरियम को एक सियासी रास्ता दिया जाए, उसके लिए वो तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ के बारे में वो ये समझते हैं कि अगर मफाहमत की पॉलिसी चलेगी तो शहबाज शरीफ अपना रास्ता निकालेगा ना। ये जो शहबाज शरीफ साहब का नाम वजीर आजम के तौर पर नामजद हुआ है ना जी, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी। ये जो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनके लिए ये शोशा छोड़ा गया कि जी शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, ताकि वो पार्टी जो है शहबाज शरीफ के ऊपर उस तरह से इंटैक्ट रहे। मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा जो है ना, अगर उन्होंने 2023 के इंतखाबात में, क्योंकि उन्होंने लड़ना नहीं है, इसलिए वो ये चाहेंगी कि 2023 में भी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रास्ता ना निकले, क्योंकि उनको खतरा ये है कि ये रास्ता फिर शहबाज शरीफ के हक में जाएगा, हमजा शहबाज के हक में जाएगा। फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को कानूनी महाज पे जो मसाइल जिनका भी आपने जिक्र किया है, वो भी एक सीरियस एलिमेंट है। इसीलिए खाकान अब्बासी साहब ने फौरी तौर पर डबल विकेट पे खेलने का फैसला किया है। वो सिंगल विकेट से निकल आए और डबल विकेट पे आ गए, यानी शहबाज शरीफ की भी हमदर्दी लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ की हमदर्दी तो उनको पहले हासिल है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नाहिल हो जाएंगे तो उसके बाद किसी और पर शफकत रखने की बजाय, ख्वाजा आसिफ पे शफकत रखने की बजाय आप मुझ पे जो है ना वो लेके आए। आज आपने देखा कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान जारी किया है कि नवाज शरीफ साहब आप उस वक्त तक पाकिस्तान में ना आए जब तक पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, यानी आपने पाकिस्तान नहीं आना, हम जो यहां बैठ के शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसी को सपोर्ट करें, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राना साहब, मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री बन जाएंगे। जिस तरह सलमान साहब ने पॉइंट आउट किया, उनकी पार्टी अपनी कह रही मैं से वो थे रहना थे ना आना, तो लगता यही है कि अगर 23 और 28 तक नहीं आते फिर तो लोग भूल भाल जाएंगे। बहरहाल वो जो कहते हैं ना कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने फिर ख्वाजा आसिफ को कहा कि फिर मैं ना ही समझा था डिलो, ठीक है ना खालिद साहब? लतीफ साहब ने भी शोशा छोड़ा था ना, वो दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए खालिद साहब कि शायद खाकान अब्बासी, जैसे अब ये बात हो रही है कि जी वो होंगे, क्या मुस्लिम लीग नून ये अफोर्ड करती है मिड टर्म या थोड़े दिन के लिए तो अलहदा बात है, लेकिन वैसे अभी तो ये मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा ना, 28 तक तो कोई इम्कान ही नहीं है कि नून लीग कहीं पे भी अपनी हुकूमत बना सके। उसके बावजूद ये सारा कुछ शोशा छोड़ने का क्या मकसद है? देखिए राना साहब, एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी इशारे के बगैर कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहती, और ये जो अदम इत्मीनान की तहरीक है जिससे नवाज शरीफ साहब इनकार कर रहे हैं, ये इनकार उस वक्त तक ही है जब तक कोई इशारा नहीं आ जाता, और इशारा उनको असल में मिल नहीं रहा। अगर इशारा आ जाए तो वो तब्दीली पर भी तैयार हो जाएं। और उसके साथ अगर आप देखें कि जो पार्लियामानी लीडरशिप है नून लीग के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर शफीक साहब, उसमें शहबाज शरीफ जो है उनका जो है वो असर रसूख बढ़ता जा रहा है। ये जो ख्वाजा मोहम्मद आसफ, सरदार अयाज सादक, ख्वाजा साद रफ़ी, ये और हत्ता के राना तनवीर, ये जो चारों लोग थे, ये किसी वक्त में नवाज शरीफ के बयानिए के करीब थे और बड़े करीबी जो साथी हैं, और किचन कैबिनेट जो थी नवाज शरीफ की उसमें तस्वर होते थे। लेकिन अब इनका जो बयानिया है वो बदल रहा है, और ये शहबाज शरीफ के ज़्यादा जो है वो करीब जा रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हमारे मामलात फैसला साजों के साथ कोई तय ना हुए 2023 के इलेक्शन से पहले, तो हम अगले इलेक्शन में भी फिर कोई हुकूमत साजी नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो शफीक साहब असल जो मुकाबला है अब वो सामने नहीं आ रहा, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है अब वो चल रहा है कि दोनों जमातें कोशिश कर रही हैं कि फैसला साजों के साथ किसी तरीके से अपने मामलात को बेहतर करें और कोई 2023 के इंतखाबात के लिए कोई रास्ता बनाए। और शहबाज शरीफ का जो नाम नए सिरे से वो लेने की कोशिश की जा रही है बतौर उम्मीदवार, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा राना साहब, ये एक होती है पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स होती है जो तमाम पावर के लिए खेली जाती है। अब मुस्लिम लीग नून भी इस तरफ आ रही है, तो आप क्या समझते हैं? खालिद साहब जिस तरह सलमान साहब ने पॉइंट आउट किया है कि ये देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के साइड वाल भी देखो,
तो क्या ये पावर पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा ले पाएंगे या उसी तनख्वाह पे काम करेंगे? देखें शफीक साहब, मेरा तो सवाल इस सवाल के जवाब में एक सवाल है कि अगर हमने सारा कुछ मुक़्तदर लोगों के इशारों पे करना है तो वोट को इज्जत दो कहाँ खड़ा है। अगर हमने इशारों पे सियासत करनी है और फैसले करने हैं तो जमहूरियत कहाँ स्टैंड करती है। और अगर हमने सिर्फ इस बात का इंतज़ार करना है कि जी हमें कोई स्पेस मिले, ये सवाल जब आप इतने भयानक बयानात देते हैं और आप वो इदारों का नाम लेके उन्हें बदनाम करते हैं और फिर आप उन इदारों की तरफ भी मुंह देखते करके आप अपने लिए कोई स्पेस तलाश कर रहे होते हैं, तो आपकी मुनाफकत, आपके अंदर का जो असल जोड़ तोड़ वाला ताजिर है वो सामने आता है। मैं तो सिंपल ये पूछता हूं कि जो इशारों का इंतजार कर रहे हैं वो वोट को इज्जत दो जैसा अजीम नारा कैसे लगा लेते हैं। क्या शर्म इस बात पे नहीं हमें महसूस होती कि एक तरफ हम कहते हैं कि वोट ही सब कुछ है और दूसरी तरफ हम वोट को साइड पे रख के शफीक अवान और हम कहते हैं कि जी हमें कोई इशारा दें ताकि हमें स्पेस मिल सके। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक मुनाफकत है और ये खाली वक्त गुजारने के लिए छेड़ खूबा को चली जाए असद, ना सही वसल तो हसरत ही सही। पहले शायद खाकान अब्बासी कुछ कहते हैं, फिर उसके जवाब में जुबैर कहते हैं ओ भाई तुम्हारे पास पल्ले तो कुछ है नहीं, तुम अगर पंजाब में ही अपनी माजी की पोजीशन संभाल लो तो ये भी बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि ये भी पूरा होगा। अब सिंध के सूरत हाल पे मैं चाह रहा था आपसे मैं थोड़ा सा इस पर करूं। देखिए पीपल्स पार्टी एक विफाकी जमात है और हम शुरू से चाहते हैं, हम जितना मर्जी इख्तलाफ करें अंदर से हम पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कुशन देते हैं हम चारों ही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि हम चाहते हैं कि सियासी जमातें विफाक की जमातें रहें, ठीक है ना, ताकि फेडरेशन मजबूत रहे, इलाकाई जमातें ना बने। लेकिन जब पीपल्स पार्टी खुद सिंध का कार्ड खेलेगी और खुद जनाब अली वो इस तरह की बातें करेगी जो बिलावल साहब ने कहा, मैं आपको ना बिलावल साहब का शॉर्ट सुनाना चाहता हूं, फिर मैं बात करूंगा। देखिए बिलावल साहब ने क्या कहा। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। ये कौन सी सलमान सियासत है भाई जिसके अंदर आप एक, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी कौम को इस बयान को कंडेम करना चाहिए। शफीक साहब वो था ना, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, यानी एक वफाक की अलामत थी। जरदारी साहब का कमाल ये है कि उन्होंने वफाक की अलामत को नज़रअंदाज करके अपना सिंध के अंदर खुद को महदूद कर लेना और सिंध कार्ड को बुनियाद बना लेना। उससे पहले उन्होंने एक शानदार छिक्का मारा 18वीं तरमीम के नाम पर, ताकि सिंध के अंदर जो इख्तियारात हैं माली तौर पर, इंतजामी तौर पर, वो हम कंट्रोल कर लें। अब आप मुझे बताइए 18वीं तरमीम के बाद 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई, उससे पहले जो सूबे थे और जो आज सूबे हैं शफीक साहब, उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है माली तौर पे। अब आप मुझे बताइए 18वीं तरमीम के बाद ये जो सिंध कार्ड है खेलना, यानी सारा इल्जाम डाल दे वफाक के ऊपर, अपनी नाकामी को तस्लीम ना करें और सारी नाकामी डाल दें जनाब ये वफाक हमसे जुल्म कर रहा है। यानी सिंधियों को ये एजुकेट किया जाए कि जनाब हम तो आपकी तरक्की चाहते हैं लेकिन वफाक आपकी तरक्की नहीं चाहता। अब कल परसों सईद गनी साहब ने इतराफ किया ना कि हम तस्लीम करते हैं कि हम कराची के लोगों को जो है कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके। 15 बरस की हुकूमत और आप वहां पे कोई चीज देके नहीं आ सके, यानी ये मलबा डाल दें वहां पे। अच्छा फिर आप देखिए धमकी, मुराद अली शाह धमकी देता है, कहीं वो पीपल्स पार्टी के कोई और लोग उठ जाते हैं। फिर अब बिलावल साहब खुद कह रहे हैं सिंधु देश भी बनेगा, पख्तून देश भी बनेगा, फलां देश भी बनेगा। भाई बात यह है, अगर आप पीपल्स पार्टी जिसके लिए वो चारों सूबों में अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, वो अगर ये सिंध कार्ड खेलेगी, अच्छा फिर वहां पे उर्दू बोलने वालों के साथ आपका सलूक क्या है? कभी उनको कहते हैं आप जाहिल है, कभी कहते हैं कि अपने मुंह काला, आपका मुंह काला, कभी किसको किस कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। यानी एक तमाशा बना दिया है पीपल्स पार्टी ने एक सिंध कार्ड खेलने का। जहां उनकी सियासत नाकाम होती है वहां वो सिंध कार्ड लेके वफाक के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि जी हमारी सारी बर्बादी जो हो रही है उसकी वजह हम नहीं है बल्कि वफाक। ठीक है, वजीर आला सिंध ने कहा कि हमें कुछ और सोचने पे मजबूर ना करें। मतलब क्या मतलब है कि आप आपकी मर्जी चलेगी नहीं तो आप कुछ और सोचेंगे? देखिए जी, मुझे अफसोस होता है कि ये बेनजीर शहीद के बेटे हैं और ग्रेट भुट्टो के नवासे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। और ये अब देखें इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अपोजिशन जो वो लसानियत की सियासत कर रही है। लसानियत की सियासत ये खुद कर रहे हैं।
इनके अपने वालिद ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और आपने मुराद अली शाह का जिक्र किया। मुराद अली शाह वही कहता है जो बिलावल उनकी पार्टी कहती है। यानी अब ये लैदगी पसंदों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे तो इस बयान से बहुत ख़तरे की बू आ रही है कि सिर्फ एक बल्दियाती अपने ऑर्डिनेंस पे या बल्दियाती बिल पे इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उन्होंने उस पर स्टेक पे लगा दिया है। अब इस पर शहीद गनी साहब का कहा है सलमान साहब ने, अब सारे राग लापेंगे कि ये बिलावल ठीक कह रहा है। हमारे यहाँ पता मसला क्या है, जब हम अपने लीडर को मान लेते हैं ना, ये हमारा इमाम है और इसमें कोई आप ईमान ले आते हैं ना, ईमान आपका है अल्लाह और रसूल पे है, ईमान आपका मज़हब है। जब आप लीडर को बजाय क्रिटिसाइज करने के, गलत बातों पर रोकने के, उन्हें कहते हैं इन पे ईमान ले आते हैं, तो फिर इस किस्म के बयान आते हैं। सही है। अब देख लें कोई पीपल्स पार्टी का बंदा, कोई सेन बंदा जो है इसको कंडेम नहीं करेगा या इसको तस्हीह नहीं करेगा। रज़ा रबानी जैसे बंदे भी हैं, जाज हसन जैसे बंदे भी हैं, वो भी इस रो में बह गए हैं। और कोई अब सेन आवाज़ जो उठाता है उसको साइड पे कर दिया जाता है या उसको खामोश कर दिया जाता है। लेकिन इस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, जो जिन्हें हम जानते हैं, जो मुहब्बे वतन है, जब इतना बड़ा साने हुआ बीबी शहीद का और जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, इस पर जो सेन लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो उसको कंडेम नहीं करें, कम अज़ कम कहें कि भाई आपने बयान ठीक नहीं दिया, आप एक किस्म का अलग पसंदों को प्रमोट कर रहे हैं। और सिंधु देश और बांग्लादेश और ये और वो, क्या आपको पाकिस्तान ने इसलिए मैंडेट दिया था? क्या शहीद बीबी की जो इन्होंने जिक्र किया है कि चारों सूबे की जंजीर, इसलिए दिए कि आप पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करें? ये तो भारतीय लाबी की बोल रही है। ये बातें जो है ना, इससे पर जो आपके अलग पसंद है उनको तकवीत होती है कि एक बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, जिसमें एक सूबे की हुकूमत है इसकी, वो जो है हमारी हिमायत कर रहा है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जो सेन एलिमेंट है उसको भी इसको कंडेम करना चाहिए या याद करना चाहिए कि भाई आप ये बयान वापस लें, इस तरह की चीज़ें ना करें, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। उनसे मैंने कहा ज़रा सिंध की सूरत हाल पे बात करें। खुर्रम साहब, पीटीआई ने भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है, और क्या सूरत हाल है, क्यों लगाया है, और क्या अब तक की वहाँ पे पोजीशन है जो आप जिस पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली हमारा जो मकसद है, मेन मकसद तो यही है कि जो इस सूबे के अंदर एक 2 नंबर एक काला कानून पास किया गया है, उसके खिलाफ हमने अवेयरनेस कैंपेन सबसे पहले स्टार्ट की, जिसके तहत हमने सूबे भर के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हमने उनको बताया और उनको हमने सबसे पहले बताया कि ये कानून है क्या और इससे नुकसान कितना होगा। अब जाहिर है कि रियासत तो है, एक हुकूमत तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत, जिनको हम अलग अलग अंदाजों से राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमने एक भूख हड़ताली कैंप लगाए थे, एक नहीं पूरे शहर में लगाए थे, पूरे शहर में भूख हड़ताली कैंप लगे थे हर डीसी ऑफिस के बाहर, और उनको यही एहसास दिलाना है कि खुदारा इस बात को समझो कि ये जो कानून आप लेकर आ रहे हैं, ये कानून की मिसाल पूरी दुनिया में किसी शहर की नहीं है। इस सिलसिले में हमारी कैंपेन चली हुई और 19 तारीख को हमने फैसला किया है कि हम एक भरपूर एहतजाज करेंगे असेंबली के बाहर, जहां पर बैठ कर ये ऐसे काले कानून बनाते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, वज़ीर आला सिंध का जो बयान था कि हम कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इस पे क्या सिंध के अंदर जो जमातें हैं उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या रद्द अमल है? ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करके ये क्या सूबे सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं? ये किसी खैरात की दुनिया के अंदर रहते हैं। ये वो दौर चले गया और वो वक्त चले गया। ये एक पाकिस्तान है, एक सिंध है। कराची भी सिंध का हिस्सा है, लाड़काना नवाबशाह दादू भी और सेवन भी सिंध का हिस्सा है। हम अपने सूबे को बेहतर करना जानते हैं और हम करेंगे। ये तो कुछ ना कर सके ना, तो ये अब शर्मिंदा है। ये शर्मिंदगी के अंदर ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि इनका ये छठा दौर है इस सूबे के अंदर और 13 साल कंटिन्यूस इनको इस सूबे के अंदर हुकूमत करते हुए हो गया है। और 13 साल के बाद भी इस सूबे में अवाम के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक इंतहा तक पहुंच चुका है। और उसके बाद ऐसे 2 नंबर ये कानून लेकर आ रहे हैं, काले कानून। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे करना था कि जो आपका एहतजाज है उसमें क्या अपोजिशन की बाकी जमातें भी शामिल हो रही हैं? क्या प्लान किया आपने? देखिए जी, हमने तो यही मशवरा दिया, जाती तौर पर मैंने खुद ये मशवरा दिया तमाम सियासी जमातों को कि हम अपने अपने एहतजाज कर लें, अपनी एपीसीज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उसके बाद एक एहतजाज जो है वो पूरे कराची के अंदर तमाम सियासी जमातों के साथ होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए, एक आवाज बनकर पाकिस्तान ताकि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद इनको बात समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब। खालिद साहब, जो सिंध की सूरत हाल है उसमें
जो ये वाला बयान है, मैंने नहीं समझा कि जो मीडिया ब्रिगेड और जो जिन्हें ज़रा सी बात पे भी वो एकदम बुलंदी पे पहुंच जाते थे, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि बिलावल ये जुमला कह रहा है, वज़ीर आला ये जुमला कह रहा है, और वो एक अहम सीटों पे, एक अहम जिम्मेदारियों पे मौजूद है। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने ये बयान देकर मैं समझता हूँ कि सियासी नापुख्तगी का जो है वो अजहार किया है, उसका सबूत दिया है। और देखिए कि पीपल्स पार्टी तो चारों सूबों की जमात थी, वफाक की अलामत इसको कहते थे, और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो चारों सूबों की जंजीर जो है वो कहलाती थी। तो और दूसरा मैंने शुरू में जो है वो कह दिया फिर, और उसमें देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो ने तो सिंधु देश का शफीक साहब नारा लगाने वालों की सूबे के अंदर मज़ाहमत की। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सिंधु देश की बात करने वाली जो सिंध की अलहदगी पसंद जमातें थी उनके खिलाफ रही। तो इस तरह वो जो है बिलावल भुट्टो तो अपनी वालदा का जो बयानिया था उसकी नफ़ी जो है वो कर रही हैं। और उसके साथ देखिए कि ये एक पीपल्स पार्टी का इस बिल के ज़रिए जो मंसूबा है वो ये है वो कराची पर जो है वो अपना सियासी कब्ज़ा आज जमाना चाहती है। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में भी जब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप किया था पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जो है अब वो मेजॉरिटी नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी नहीं कर सकी थी। ये तो सिर्फ अगर आप देखें तो पीटीआई जो है अब वो इस वक्त एक ऐसी जमात बनकर पूरे मुल्क के अंदर आई है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और पंजाब से लेकर कराची के अंदर भी जो है पीटीआई ने जो है वो कामयाबी हासिल की और साबित किया है कि वो चारों सूबों की और वफाक की जो है इस वक्त नुमाइंदगी जो है अब वो पीटीआई के पास। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो अभी शफीक साहब ने कहा ना कि इन्होंने भी कहा कि जरदारी साहब ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे, बिलावल साहब या मुराद अली शाह जो कहते हैं जरदारी साहब की जो सियासत है वो क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पाती बिलावल साहब के अंदर। मैंने बाज़ औक़ात देखा है बिलावल के जो बयानात हैं उसमें इन्होंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नापुख्तगी जो है वो हमें बड़ी नज़र आती है। तो क्या वजह है कि जरदारी साहब एक और एंगल से सोचते हैं और बिलावल साहब शायद एक और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की ये कोई जज्बातियत में नहीं हुई, क्योंकि अगर आप इसकी कंटिन्यूटी देखें ना कि पहले वज़ीर आला सिंध कहता है कि हमें कुछ और सोचने पे मजबूर ना करें, फिर बिलावल कहते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई एक्सट्रम्पोर कोई बात कर दी, ये पहले एक बात हुई फिर दूसरी बात हुई, ये एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कभी जाके बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने हैं, अगर वोटों से बनते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या एक ऐसा शख्स जो अपने जवानी के अंदर और आगाज़ सियासत के अंदर मुल्क के हवाले से और सूबों को तोड़ने की बात कर रहा है और वो सिंधु देश बनाने की बात कर रहा है, क्या ऐसा शख्स सूटेबल हो सकता है कि फेडरेशन का नुमाइंदा बन सके? ये तो तय करना पीपल्स पार्टी ने कि अगर उसने फेडरेशन की सियासत करनी है तो फिर एक और तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये सलमान साहब कि जो कौम परस्त हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो चाहे नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, उन्हें इस साजिश को कंडेम करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, ये किसी एक ऐसे शख्स को, वो बिलावल भुट्टो हो या वो मुराद अली शाह हो, अगर वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए कोई जुमला कहेंगे तो पाकिस्तानी कौम को अपने मुल्क की, अपनी धरती की हिफाजत करनी आती है। और इस तरह के बयानात से, गीदड़ भपकियों से आप शायद कुछ इदारों को तो अपनी तरफ मुतवज्जा कर लें, लेकिन आप पाकिस्तानी अवाम को ये बता देते कि आपके अंदर असल चीज़ जो है, खब्से बातन आपका क्या है, तो पाकिस्तानी अवाम इस बात के लिए तैयार है कि अगर ऐसी आवाज़ें उठेंगी तो आप पंजाब से तो बिल्कुल ही फारिग हो गए, सिंध से भी आप फारिग हो जाएंगे, और सिंध में भी आप अपनी ताकत बदमाशी के सर पे हुकूमत करते हैं। अदरवाइज आज वहाँ पे आप अपनी ताकत को एक साइड पे रख के इलेक्शन करें तो आपको रत्तों डेरों से जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। साहब, ये सिर्फ ना आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी को नोटिस लेना चाहिए, ये बाकी सियासी जमातों को नोटिस लेना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून अपने आप को पाकिस्तान की खालिक जमात कहती है, इस मामले में वो खामोश है। और फिर अपना MKM को देख लें, फजल रहमान साहब को देख लें, दूसरी तमाम जमातों को इसका नोटिस लेना चाहिए कि बिलावल साहब आपने ये क्या बात कर दी, और हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स जो एक सियासी पार्टी का सरबराह है
वो अपना एक उस तरह से लें तो ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहा है, मुख्तलिफ देशेस की बात कर रहा है, ये फलां देश और ये मुस्लिम लीग नून और PDM का इम्तहान है। चलो मुन्ना फजल रहमान से मेरे को तवक्को नहीं, वो तो पहले ही जो उनका सिर्फ नज़र इक़्तिदार है, लेकिन PDM को, मुस्लिम लीग नून को, MQM को, दूसरी जमातों को, जमात इस्लामी को इस बात का नोटिस देना चाहिए कि ये इन्होंने क्यों बयान दिया, और इसको इसको जॉइंट बयानिया बना के इसको मजबूर करें कि वापस ले और इसको बहस का हिस्सा बनाएं अपनी। अच्छा देखिए कि इस वक्त राणा साहब जो सिंध के अंदर सियासत हो रही है इस बलदियाती बिल के ऊपर, उसमें तो पीपल्स पार्टी को निकाल कर हुकूमत और अपोजिशन तमाम जमातें जो हैं वो हमें एक पेज पर नजर आती हैं, ताकि मुस्लिम लीग नवाज जो है और PTI ये दोनों जो एक दूसरे की सख्त मुखालिफ जमातें हैं, ये भी इस अलायंस के अंदर जो इस वक्त बना हुआ है इस बिल के खिलाफ उसमें बैठी हुई हैं। और उसके साथ साथ जो है मैं दूसरा कहने लगा था, मैंने फिर साथ साथ का लफ्ज जो है इस्तेमाल कर लिया कि JUI जो है अब वो भी और जमात इस्लामी ये भी सारी जमातें जो है TLP ये सारी उसमें इस जो बिल के खिलाफ अलायंस है उसमें इकट्ठी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ऐसे ही मजाक किरकिरा कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करे, कोई भी हो, हमें तो कबूल नहीं है और हम उसके सामने खड़े हैं। हम पाकिस्तान के साथ हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमें वो कुछ दिया जो शायद कहीं हम और जाते तो हम ऐसे ना कर पाते। जाएं, जाके देखें कश्मीर, फ़लस्तीन, इंडिया में मुसलमानों को क्या हाल है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसके खिलाफ बात ना करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इस हवाले से गुफ्तगू की और उनका कि अमरीका दुनिया को नई सर्द जंग में ना धकेले और पाकिस्तान को भी आजमाइश में न डाले। एक रिपोर्ट देखते हैं इस हवाले से, फिर बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान की जानिब मबजूल कराते हुए कहा है कि बर वक्त तवज्जो न दी गई तो अफगानिस्तान में बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। मार्गला डायलॉग फॉर्म से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है। अफगानिस्तान पर तवज्जो न दी गई तो अलमिया जन्म ले सकता है। 1 पॉइंट एजेंडा है और फोकस कर रहा है अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर और दुनिया को बावर करा रहा है कि ये गलती न कीजिए। और अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो जिन मकासद के लिए आप अफगानिस्तान में गए थे 9/11 के बाद के टेररिस्ट को स्पेस न दी जाए, उनको स्पेस मिल जाएगी और ये बहुत बड़ी तारीखी गलती होगी। उस गलती से बचिए। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC इंसानी बहरान पर काबू पाने में अफगान भाइयों की मदद कर सकती है। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल का इजलास इतवार को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत में मोदी की हुकूमत आने पर मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया था। भारत ने मुज़ाकरात की पाकिस्तानी पेशकश पर अपने दरवाजे बंद करने को तरजीह दी। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। एशिया को इंतशार से बचाने के लिए मसला कश्मीर पर तवज्जो देने की जरूरत है। अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है।
ये थे जी एक रिपोर्ट, और आपने इसमें देख लिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। और फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि काश हम अपनी कौम को असल कहानी बता सकें कि अमेरिका से ताल्लुकात के नतीजे में हमारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा अगर हमने अपना बयानिया मजबूत करना है तो इदारों को भी मजबूत करना होगा। हमारे साथ साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। मैंने कहा ज़रा अमरीका पाक ताल्लुकात पे उनसे गुफ्तगू की जाए। सर, क्या समझते हैं कि जो वज़ीर ख़ारिजा साहब ने कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कसीरुल जहती ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से कायम हो, तो क्या ऐसा मुमकिन नज़र आता है? जी देखिए, अमेरिका साफ ज़ाहिर है कि हमारी तरजीहात पर तो बुनियाद नहीं रखेगा ताल्लुकात की, लेकिन कुछ अमेरिका की भी तरजीहात हैं और इस इलाके के मुतल्लिक तरजीहात हैं, और उनकी कुछ ऐसे काम हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा इस खित्ते में किसी तरीके से नहीं हो सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी लीडरशिप ये बात समझ जाए तो अमेरिका, जैसे अभी आपने जब जमहूरियत का वो अटेंड नहीं किया जो उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, तो लोग आए इधर, आपसे मुलाकात की, उनके तेवर बदले, उनका वो जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा हुआ था, अपने जो भी नया बिल पेश कर रहे थे पाकिस्तान का नाम ड्रॉप किया। बुनियादी तौर पे हमें जरूरत है कि हम अमेरिकन जो स्टेट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है उनका जो तर्ज़े जो ताल्लुकात का जो तरीका है उसको समझें। वो अप फ्रंट और ओपन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, और हम जो है ना चीजें दिल में रखते हैं, या मेरा ख्याल है हमें उनको क्लियर बताना चाहिए कि ये हमारे इंटरेस्ट हैं, ये आपके इंटरेस्ट हैं, ये वाले इंटरेस्ट हमारे मुंतबिक होते हैं, ये ट्रस्ट हमारे एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ हम आपके साथ तावन कर सकते हैं, यहाँ हम तावन नहीं कर सकते। आप देखें कितनी जल्दी ताल्लुकात ठीक होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जो आधी आबादी है अफ़गानिस्तान की वो शदीद भूख का शिकार हो सकती है, और अगर दुनिया ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म देगा। तो दुनिया की तो चलो छोड़ें, जो मुस्लिम ममालिक हैं अब वो क्यों नहीं अपने भाइयों का दर्द महसूस कर रहे? सर जी, इस्लामी ममालिक का तो आपने हाल देख लिया है कि मुख्तलिफ ममालिक को, इस्लामी ममालिक को जो मसाइल दरपेश हैं उस सिलसिले में वो क्या कर रहे हैं। आप यही देख लीजिए कि मिडल ईस्ट के ममालिक फ़लस्तीन को तकरीबन वो अबेंडन कर रहे हैं। लेबनान के बारे में उनका रवैया आपके सामने है। यमन और कौन से मुल्क आपस में मुठभेड़ किए हुए हैं। कश्मीर का मसला जो है वो आपके सामने। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अभी उनसे तवक्को रखना ही अब्स है कि वो कोई ऐसा काम करेंगे। अपने अपने वो इन्फ्लुएंस के तहत काम करते हैं। अब ये यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको सलामत रखे, खुश रखे। अमेरिका के इशारे के बगैर वो एक कदम नहीं चल सकते, ना वो चलते हैं। तो वो देखने की ये बात, मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये चूंकि अभी अमेरिका ने अपना रवैया बदला है, बदलाव नजर आया है मुझे, तो ये जो आने वाली ओआईसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है इसमें भी आपको अच्छाई नजर आएगी। ये लोग वाकई मदद करने पर आमादगी शो भी करेंगे और उनमें से काफी लोग अफगानिस्तान की मदद करेंगे भी। आखिरी सवाल सर ये है कि अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से रब्ता किया कि वो जो जमहूरियत पे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से अपने मौक़िफ़ को थोड़ा बदले। तो ऐसा लगता है कि अमेरिकन भी शायद अब थोड़ा सा लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। ये एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला सिलसिला यहाँ तक आया है कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। तो आप समझते हैं कि इसका अच्छा इम्पैक्ट बन रहा है? जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के दबाव में आए तो ज्यादा दबाव डालता है। अगर अमेरिका के सामने आप आराम से खड़े हो, ये नहीं मैं कहता कि उनके साथ कोई आप मुखासमत का रवैया अख्तियार करें या बटन खोलें, ये बात मैं कतई नहीं कह रहा। तरीके से पेश आए, अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें, उनको बताएं कि ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है, फिर वो सही लाइन पर आके आपसे बात करते हैं। और मेरा ख्याल ये वजीर आजम या पाकिस्तान के रवैये ही की वजह है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाए ना कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अब यहाँ पर आना चाहते हैं पैंतरा बदल के, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं, वो अपने इंटरनेशनल एनजीओज को लाना चाहते हैं, वो यहाँ पर दोबारा इन्फ्लुएंस पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीन और रूस के हवाले इस खित्ते को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। शफीक साहब,
अमेरिका पाकिस्तान को से रब्ता कर रहा है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये खबर भी मुख्तलिफ अखबार कहाँ छपी है सर? आपको तो अखबार ज़बानी याद है सर। ये जंग अखबार की बैग पर 3 कॉलम जो है वो अपर हाफ में शाया हुई है। कि कितने के इंच ऊपर नीचे? बिल्कुल अपर हाफ यानी टॉप पर। मैं यादाश्त बड़ी कमाल है। तो सर वो पीछे आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो कहीं अब नज़र बोलना तो शुरू हुआ थोड़ा बहुत? देखिए, पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि वो किसी ऐसे कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता जो हमें किसी अपना महाजराई की तरफ लेके जाए। और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बारहा इस बात का अदा कर चुके हैं कि हम किसी प्रॉक्सी वार में नहीं पड़ेंगे। यही वजह थी जो ये कॉन्फ्रेंस की गई जमहूरी के नाम पे कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें रूस और चीन शामिल नहीं थे जो मेन स्टेक होल्डर हैं। इसके बाद उन्होंने अपना ये कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे। बड़ा ये उन्होंने सही फैसला किया। और फिर बार बार देखें अफगानिस्तान का जिक्र आता है। चलो जमहूरी कॉन्फ्रेंस में जिक्र उसमें नहीं गए क्योंकि उसमें अमेरिका का एजेंडा और था। उसके बजाय जमहूरियत के बजाय वो एक और ब्लॉक बना रहा था जिसमें टारगेट था चीन और रूस। सबसे ज़्यादा टारगेट उसका चीन था। सही। तो पाकिस्तान ने ये पहले भांप लिया और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बरमला कहा कि हम किसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अफगानिस्तान के वाले देख लें, हम इस प्रोग्राम में भी कहते रहे, बार बार याद दिलाते रहे, और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरफ पॉइंट आउट करते रहे, और इमरान खान साहब भी कि अगर वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। और सबसे देखें मौसम, ये जो इस वक्त वहाँ सर्द मौसम है, वहाँ बच्चों के पास कपड़े पहनने, लोगों के पास खुराक नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है। अगर देखें किसी का सबसे हम सबको अजीज़ अपने बच्चे, अपनी फैमिली है ना, अगर वो मुतासर हो गए, उनका ये अपना उन पर कोई अजाब आ गया और उनके अगर लोग जो हैं या दवाइयों से या भूख से मुतासर होने लगे, तो फिर वही शुरू हो जाएगा कि फिर अल्लाह ना करे मैं खाके में बदहन 9/11 क्यों हुआ था कि आपने रशिया के जाने के बाद उनको इग्नोर कर दिया था। उनके पास सिर्फ असला था। अगर अब आप यहाँ से गए हैं तो कम से कम जाने से पहले, या चले जाने से पहले गलती कर दी आपने, अफगानिस्तान को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, इतना वहाँ पैसा आपने असले पे लगाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देते ताकि लोग वहाँ पे अपने उसके बाद जी सकते। अब देखें ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना पोल हैं। तो बजाय अमेरिका ने जो गलती की है या दुनिया ने जो गलती की है नेटो मालिक ने, अब उसको संवारें, अब इधर आएँ और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको सहूलतें हैं ताकि वो भी जी सकें। जब इंसान जीता है, ज़िंदगी उसकी आसान होती है, तो फिर अमन और उसकी तरफ आता है। जब आप उनसे रोटी और छीन लेंगे, छत छीन लेंगे, जीने का हक छीन लेंगे, फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एग्री। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आज इदारिया भी इसी पे है और उन्होंने कहा कि तालिबान से अपील, और उन्होंने मुतालबा किया, तालिबान ने बड़े दिनों से कर रहे हैं, बुरहान का ख़तरा इंसानी अलमिया का इम्कान है। अफगानिस्तान के जो मालियाती अकाउंट्स हैं उनको क्यों नहीं ये यूरोप बहाल कर रहा? देखिए, इस वक्त जो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल है ना, वो यही है कि इस वक्त जो आलमी बेहिसी पाई जाती है, और जो दोनों तरह की, यानी आलमी ममालिक जो ताकतवर है और जो इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले बड़े इदारे हैं जो लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम करते हैं, सब जगह ये क्राइसिस चल रहा है कि जब तक आप उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस को इंश्योर नहीं करेंगे, उनके अकाउंट्स जो मुंजमद हैं उनको बहाल नहीं करेंगे, जो आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे वहाँ सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान नहीं बनाएंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। यही तालिबान ने अपील की है कि दुनिया के साथ कि भाई जो इस वक्त अफगानिस्तान का इंटरनल क्राइसिस है, उसमें अगर ये सपोर्ट हमें नहीं मिलती है तो अफगानिस्तान एक नई बदमनी का शिकार होगा, नए इंतशार का शिकार होगा, और जो दाइश है वो जिस तरह से अपना दायरा कार बढ़ा रही है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इंतहा पसंदी वहाँ फैलेगी, दहशतगर्दी वहाँ फैलेगी। लेकिन सवाल वही है कि जो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी इंटरनेशनल इदारों को कौन समझाए कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है उस वक्त इसको नज़रअंदाज करके आप अफगानिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करें, तो ये किसी के मफाद में नहीं है। देखिए, सियासी मफाद हो सकते हैं, सियासी तरजीहात हो सकती हैं, सियासी मामलात के ऊपर उलझाव हो सकता है, तालिबान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो बुनियादी मसला जो जैसे शफीक ने कहा कि इंसानी अलमिया का है, उसको तो डील करने के लिए तालिबान को आपको मदद करनी पड़ेगी। तालिबान ने बहुत सी बातें आपकी मानी हुई हैं और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और दाइश का मुकाबला इस वक्त अगर कोई कर रहा है अफगानिस्तान में, तो वो तो ये अफगान तालिबान है, अफगान हुकूमत है। इसलिए उसका साथ देने की बजाय अगर आप दाइश के साथ खड़े हो जाएं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो अफगानिस्तान के साथ साथ पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा, पाकिस्तान उसका शिकार होगा। इसीलिए आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, शाह महमूद कुरैशी हो, सब एक ही बार बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की क्राइसिस को रिजॉल्व करने में दुनिया हमारा साथ। ठीक है खान साहब, OIC की जो कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में, तैयारियां भी मुकम्मल हैं। आप समझते हैं कि इस प्लेटफार्म से पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा अफगान भाइयों के लिए
कोई ऐसा निज़ाम लाने में जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए? देखिए राणा साहब, ये जो अफगानिस्तान के अंदर इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है, तो इसके खात्मे के लिए ही पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाहता है। और इसी हवाले से जो OIC है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 19 दिसंबर को हो रही है, और इसको कामयाब बनाने के लिए, इसको मौसर बनाने के लिए, और इसमें जो है वो अमेरिका, रूस, चाइना, बरतानिया और फ्रांस को भी जो है मदऊ किया गया है, उनके नुमाइंदों को दावत दी गई है। और उसके साथ साथ जितने भी बैन अल-अक़वामी सतह पर शफीक साहब अदारे हैं, उन जो अदारों को भी जो है इसमें इनवाइट किया गया है। और इसके साथ सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि तालिबान की हुकूमत जो है उनको भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शिरकत की दावत दी गई है। इसका मकसद यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई मुश्तरका लाहा अमल जो है वो तैयार किया। ठीक है। अच्छा सर, आज का जो टॉप ट्रेंड था वो है शफकत महमूद साहब, और हमारे बड़े हीरो हैं वो। हमारे बच्चों के बहुत हीरो हैं। अगर आज बच्चों का इलेक्शन हो तो मेरे ख्याल है बिला मुकाबला जीत जाए। वो उनके पास सबसे, लेकिन एक शर्त है उसमें कि उससे पहले, बिला मुकाबला जीतने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी का टिकट भी जरूरी है। अच्छा, वो टिकट तो जाहिर है उनका मसला, इस पर मैं नहीं कहता, लेकिन कि उनका जो आया है कि 25 दिसंबर तक 4 जनवरी तक बच्चों को स्कूल में छुट्टियां होंगी। तो शफीक साहब, आई नीड शॉर्ट कमेंट्स क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बच्चों का पहले बड़ा हर्जा हो गया, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रा तालीम थोड़ा सा माहौल बन जाए, बनता है फिर छुट्टियाँ, बनता है फिर छुट्टियाँ? देखिए, असल मसला है सेहत का, बच्चों की सेहत का। बच्चों की सेहत होगी तो फिर ही तालीम जारी रख सकेंगे। और जो इस वक्त स्मोक का हाल है, जो सर्दी है, जो इस वक्त अपना फिर आप कोविड का एक और वेरिएंट आ रहा है, तो मेरे ख्याल में कि आप सेहत को पहले रखें। ठीक है, तालीम ज़रूरी है, लेकिन सेहत को पहले रखें। और ये शफकत साहब ने ये उनको चाहिए कि ये छुट्टियाँ अभी कर देते। अब आगे देखिए, मज़ीद सर्दी आगे बढ़ेगी, और जब ये छुट्टियाँ जनवरी तक जाएंगी उस वक्त तो सर्दी टॉप पे होगी और स्मोक भी टॉप पे होगी। तो बेहतर है कि वो ऐसा फैसला करें मिलके कि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो, और उनकी सेहत, सबसे बड़ी उनकी सेहत है, उसका भी कोई करेगी, वो भी मुतासर ना हो। NCOC आज फैसला करेगी, वो चीज़ें तय, लेकिन सिंध आज फिर अपनी जगह खड़ी हो, कहते हैं हम नहीं। एक बात तो ये देखिए, सारा मलबा हमें शफकत महमूद पे नहीं डालना चाहिए। वो जो भी फैसला करते हैं, चारों सूबाई वज़ीर तालीम जो है वो उसके साथ बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला होगा वो इत्तफाक राय से ही होगा। अगर सारे सूबे ये समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, फिर वज़ीर तालीम भी समझते हैं, तो फिर 8-10 छुट्टियाँ दी जा सकती हैं। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, या ये कोई यकतरफा फैसला नहीं है वफाक का या वज़ीर तालीम शफकत महमूद का। तो लेट्स सी कि इसमें से चारों बाकी जो सूबाई वज़ीरा है उनकी क्या राय निकलती है। ये मुमकिन नहीं है कि 4 सूबाई वज़ीर कह रहे हो कि हमने छुट्टी नहीं देनी और शफकत महमूद कह के छुट्टियां। ये राणा साहब, मामूल की छुट्टियां हो रही हैं जो अब तक अलामिया आया है, ये इसमें कोई पहले भी हर साल यही जो है इसी शेड्यूल के मुताबिक आती हैं। और अब सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कहा है कि वो इसका इसलिए जरा ज्यादा थोड़ा सा ये। राणा साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। शाहजी नुसरत जो है सब का कॉलम है कि मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आज़म की तलाश, तो क्या आपको बूटी आती है? देखेंगे पूरा मीडिया ब्रिगेड शुरू हो गया है ना, हर एक का कॉलम देख लो, इस तरफ आ रहा है, खबरें आ रही, तजिया आ रहे हैं, तो आपको बूटी नहीं आती? आप तो एडिटर भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। नहीं, बात यह है कि मैं बड़ा रेशनल किस्म का साफ़ी हूँ। मैं खलाओं में और ख्वाबों में ज़िंदगी गुजारने का आदी नहीं हूँ। आपके पास पैसे ख़रीदने को टका नहीं है और आप कहते हैं मैं ये बिल्डिंग ख़रीद लूँ, तो ये एक ओवरऑल सबके दाल दलिया चल रहा है। कि हम इस पे यही कह सकते हैं कि हर बंदा जो है अपने अपनी जगह बैठा हुआ को अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, लेकिन कौम की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। इस तरह कालम लिखने से क्या होता है, आप उसमें खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के साथ इदारों का उलझाव है, एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई चैलेंज दरपेश नहीं और वो जीतेंगे। तो इससे अंदाज़ा कर लें कालम किस तरह का था। लेकिन मीडिया ब्रिगेड ने एक तो काम कर दिया ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 5 साल तो उन्होंने दे दिए। अब मान लिया कि इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं, क्योंकि कोई अदम इत्मीनान पर मान ही नहीं रहा, आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह मुलाकातों की एक खबर आपसे शेयर करनी थी कि सऊदी हुकाम ने वर्चुअल हजर अस्वद को देखना और उसे बोसा देने का एहतमाम किया है टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी अब आप वर्चुअली हजर अस्वद को भी देख सकेंगे, उसको चूमने का फीलिंग्स जो है वो भी ले सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है।
हम जैसे लोग, हम जैसे स्याहकार जो वहाँ जा नहीं पाते, अगर वो इस बोसे को महसूस ही कर लें तो मेरा ख्याल है हमारे अंदर की जो रूह है उसके अंदर हलावत तो पैदा होगी, अंदर कसाफत भी ख़त्म होगी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।